Now, examples of manure are, क्या क्या examples हैं? That is examples of manure. That is vermicompost. काउ डंग मैन्योर, सिर्फ काउ डंग डालोगे तो पौधे जल जाएंगे, 2 साल पुरानी होनी चाहिए। काउ डंग और कंपोस्ट, ये सब मैन्योर है। इसके अलावा, ठीक है, जिसे कहते हैं ग्रीन मैन्योर। ग्वार सनहन, ये बताया था कि नहीं? An example of fertilizer, potash, super phosphate, उतने पीछे से नहीं सुनाई पड़ता। DAP आपने सही बताया, डाई अमोनियम फॉस्फेट। अब क्या यूज होता है कि इतना अच्छा कैसे बता दिया? यूरिया, जैसा कि अनिकेत ने हम सब लोगों को बताया, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये बहुत कॉमन यूज होने वाली, इनकी मम्मी यूज करती होंगी, इनको इतना क्या पता होगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट, तो DAP बताया इन्होंने, सही बताया। चलो अब देखिए, that is the 8 differences between manure and fertilizer. And fertilizer. Manure, it is, ठीक है, it is made by decomposition of farm waste, organic waste, kitchen waste, and cow dung. ये सभी 8 पॉइंट आदेश ने बिल्कुल ठीक ठीक लिखे हैं। हमें आदेश से शिक्षा लेनी चाहिए। जब ये इतने तेज हो सकते तो हम भी क्यों नहीं हो सकते? ठीक है। It is made by decomposition. It is made by using chemicals. दूसरा, it is made in farm या field, जबकि खुले खेत में बनाया जाएगा। इट इज मेड इन फैक्ट्रीज। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। वैसे ऐसी बात नहीं है, खाद लेने में भी आजकल 60 रुपए का पैकेट लगता है, बाजार में ऐसे नहीं होता। लेकिन किसान लोग तो बना ही लेते हैं, उनके पास इतना ज्यादा वो होता है। बड़े स्तर पे हम लोग जैसे गार्डनिंग करते हैं तो लेते हैं, किसान लोग कभी नहीं खरीदते। उनका इतना मवेशी कैटल्स है, उससे कितना गोबर निकलेगा, वो सब ऐसे ही खाद में यूज आता है। एंड इट नीड्स मनी टू परचेज इट। It can be used in any large amount. It is used in limited quantity. It is not nutrient specific. It is nutrient specific.
It is used in long term perspective, यानी लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है. अगर आप पर्सपेक्टिव न लिखना चाहें तो बेनिफिट लिखें. It is used in short term perspective. पर्सपेक्टिव का मतलब है बेनिफिट. It does not, it contains humus. Hence has water holding capacity. It does not contain humus, so no water holding capacity. It improves the texture of soil. It does not, ये डिग्रेड करता है. It degrade the texture of soil. It makes soil porous. रूट के लिए सही रहेगा. So good for roots. It does not do so. ये ऐसा नहीं करता. It is friend of earthworm. It is good for earthworm. It kills earthworm. एग्जाम्पल है पोटाश, एनपीके. एनपीके के नाम से बाजार में आता है. मिलन में देखोगे सब एनपीके के नाम से लिख रहा है. पोटाश, एनपीके, यूरिया, और इसमें है कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट. अगला देखें. दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग. ठीक इन टेक्स्ट क्वेश्चन के ठीक नीचे लिखा है ऑर्गेनिक फार्मिंग. कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि केबीसी में अमिताभ बच्चन को वो जो लेडी आती है क्वेश्चन आयर में, तो वो 3-4 सेब देती है और एक एक सेब 300-300 रुपए का रहता है. ऑर्गेनिक फार्मिंग की कोई भी चीज़ बहुत महंगी होती है. उसमें कोई पेस्टिसाइड नहीं यूज होता है, इंसेक्टिसाइड नहीं यूज होता है, कोई फर्टिलाइजर नहीं यूज होता है. उसमें नीम लीव्स यूज होती है, ड्राई नीम लीव्स, हल्दी, टर्मरिक यूज होती है. काउ डंग मैन्योर यूज कर सकते हो, फर्टिलाइजर नहीं यूज कर सकते. ठीक है. नीम ऑयल का स्प्रे किया जाएगा. पेस्टिसाइड करना यूज करके किसका स्प्रे करेंगे बोलो? नीम ऑयल. तो उससे क्या होगा, जो फलों की गुणवत्ता होगी वो बहुत अच्छी हो जाएगी, उसका टेस्ट लाजवाब होगा. तो ऑर्गेनिक फ्रूट्स बहुत महंगे होते हैं, हाउएवर दीज आर टेस्टियर. और हम धीरे धीरे जो वेजिटेबल वेस्ट और इन सबको यूज कर करके क्या करते हैं, अपनी सॉइल को एनरिच करते जाते हैं. बाहर से कोई केमिकल नहीं डालते. ठीक है. सो यही सब कुछ लिखा है जो मैंने बताया. देखो तुम्हारे में लिखा है. व्हाट डज इट मीन बाय हर्बिसाइड? बोलो अनवी. यस, ये कोई बहुत अच्छी बात कह रही है. दैट इज हर्बिसाइड का भी तुमको मतलब पता होना चाहिए. हर्बिसाइड
साइड। हर्बिसाइड का मतलब है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गाजर ग्रास ऐसे उगाते हैं कि नहीं जमीन में, गोखरू, अनवांटेड प्लांट, झाड़ झंकार, वीड्स, वही वीडीसाइड है। इट इज आल्सो कॉल्ड वीडीसाइड। तो 2,4-D जिसको कहते हैं, सो इट इज वीडीसाइड, जो वीड का किलर हो। वीडीसाइड, इट किल्स वीड, हरी चीजों को जो मार दे, एज गाजर ग्रास, गोखरू, और भी कोई ग्रास होगी। और एग्जाम्पल इसका क्या है, 2,4-D, ये तो सभी को पता है, केमिकल है, ठीक है। इसी तरीके से ये तो 8th में हम लोगों ने देखा था 2,4-D। हर्बिसाइड में नहीं यूज करना है। पेस्टिसाइड, हिट का मार कीड़ों की मार, हिट का मार कीड़ों को, ऐसा नहीं करना है, जहरीली चीजें नहीं यूज करनी है। अगर हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो कोई पेस्ट को मारने के लिए जहरीली चीज नहीं, इंसेक्ट को मारने के लिए भी कोई जहरीली चीज नहीं। साइड का मतलब किलिंग, तो साइड किसी में लग गया मतलब किलर। तो पेस्टिसाइड, साइड का क्या मतलब है यहाँ पर, बोलो, दैट इज किलर, पेस्टिसाइड। अब देखो, in this type of farming, no herbicide, herbicide बोल रहा हूं अनिकेत तो वीडीसाइड समझो। इंसेक्टिसाइड, कोई इंसेक्ट को मारने के लिए नहीं। कोई पेस्टिसाइड, पेस्ट कंट्रोल वाले आते हैं घर पूरा छेड़ कर चले जाते हैं, तो पेस्टिसाइड। फर्टिलाइजर भी नहीं यूज करना है, is used, इसके बजाय, instead of it, instead का मतलब इसके बजाय, in lieu of it, instead of it आपको क्या यूज करना है, मैन्योर, ठीक है, ये सब यूज करना है। ग्रीन मैन्योर, मैन्योर तो कोई कई तरीके के होते हैं, कंपोस्ट, ये सब यूज कर सकते हो। ग्रीन मैन्योर, नीम खली, जैसे नीम का तेल निकाला जाता है तो उसके बाद जो मशीन से बचता है, जैसे गन्ने की खली जानते हो, गन्ना निकालने के बाद जो वो खली कहलाती है, ऐसे नीम को जब ऐसे मशीन में चलाएंगे तो तेल निकल आएगा, और जो पीछे बचेगी उसको क्या कहते हैं, नीम खली। सरसों निकालेंगे तो सरसों खली वो यूज कर सकते हो, या नीम केक भी कहते हैं उसको, नीम केक या खली इज यूज्ड। और क्या यूज कर सकते हैं, टर्मरिक और नीम ऑयल इज यूज, ये सब यूज करेंगे फॉर प्रिजर्वेशन। अगर तुम, कई लोग ऐसे घर में होते हैं चावल रखते हैं तो उसमें छोटी छोटी टिकिया डालते हैं। आपके पेरेंट्स, कई लोग, हम लोगों क्या हुआ है, पेरेंट्स क्या है, उससे क्या होता है, कीड़े नहीं लगते हैं चावल में, घुन नहीं लगते हैं, लेकिन वो सब अच्छा नहीं है, वो जहरीली टिकिया होती है। समझ में आई बात कि नहीं, तो वो नहीं करना चाहिए। उसकी जगह हम उसमें क्या डाल दें, नीम की पत्तियाँ डाल दें, सूखी नीम की पत्ती, ऐसा हल्दी की गांठ डाल दें, ये सब कर सकते हैं। तो इस नीम खली यूज किया जाएगा। फॉर स्टोरेज के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो, फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, टर्मरिक और ड्राई नीम लीफ का यूज। जितने भी हीरो हीरोइन हैं सबके ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, वो उसी का खाते हैं, वो बाजार से कुछ लेते ही नहीं। सब्जी उनकी ऑर्गेनिक फार्म से आएगी, डेली स्पेशल कार से वो लोड हो गया, उसका खाना होता है। समझ में आया, तो उन लोगों ने बना रखा है, इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का। अब आगे देखिए, नाउ दैट इज, आपको करना है एक्सप्लेन 6 पॉइंट्स ऑन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन 6 points on crop variety improvement। और दूसरी चीज क्या है, राइट अ नोट ऑन ऑर्गेनिक फार्मिंग और ग्रीन मैन्यूर। कितना काम करो,
जो तुम इसमें लिखोगे दो लाइन लिखना है, बस ज़्यादा नहीं, 1 या 2 लाइन हेडिंग डालो, उसके बारे में 1-2 लाइन लिखो कि तुम्हें आता है। बाकी ऑर्गेनिक फार्मिंग ये लिखो, और ग्रीन मैन्योर कल बताया था मल्चिंग कर दी जाती है, किन किन 2 चीज़ की, सन हेम्प की और ग्वार फली का वीडियो दिखाया था। 2 चीज़ की मल्चिंग कर दो जमीन में, भाई 1.5 महीने के लिए उगाओ, जायद की फसल ही मत उगाओ, 1.5 महीने के लिए उसी को उगा के उसी को उसी में ट्रैक्टर चला दो, ग्रीन मैन्योर। सही है कि नहीं? ये लो, that is giving water at regular interval of time, giving water at regular interval of time to crop is called irrigation। 1 में करो, बोल के नहीं। That is, जब हम रेगुलर इंटरवल में 15 दिन में 20 दिन में किसी फसल को 15 दिन में पानी देना पड़ता है, किसी फसल को 20 दिन में, तो उसको सिंचाई कहते हैं। अब इरिगेशन कई तरीके से किया जा सकता है। देयर आर सम कन्वेंशनल मेथड्स, और कई बार क्या होता है मॉडर्न मेथड्स भी होते हैं। तो इंडिया हैज ए वाइड नेटवर्क ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ नदियों का जाल बिछा पड़ा। अभी आप देखोगे ज्योग्राफी में एक चैप्टर पढ़ोगे ड्रेनेज, तो तुमको पता चलेगा भारत नदियों का ही देश है, और उसके ऊपर मानसून, हमें रेगुलर मानसून भी मिलता है, इसीलिए यहाँ खेती। तो हमारे यहाँ जो शेड्यूल भी है बारिश का कि कब आनी, बताइए 1 जून को आनी ही आनी, भारत में प्रवेश कर जाए। तो इंडिया क्या बताइए, एज ए नेटवर्क ऑफ, किसका नेटवर्क है? ड्रेनेज का मतलब तो जहाँ से पानी बहे उसको ड्रेनेज कहते हैं। तो पानी जो हिमालय से पिघलता है वो कहीं ना कहीं से तो बह के समुद्र में जाएगा, वही ड्रेनेज है। ड्रेनेज तो पानी के बहने को कहते हैं, ड्रेनेज सिस्टम। यानी इंडिया हैज ए नेटवर्क ऑफ रिवर सिस्टम। इन एडिशन टू इट also gets monsoon, 4 महीने का मानसून भी मिलता है। In addition, it also gets monsoon। इतना होने के बाद भी कुछ लोग इसे प्रोक्योर करते हैं, कुछ कन्वेंशनल मेथड है, और कुछ कन्वेंशनल का मतलब है ट्रेडिशनल मेथड, बहुत पुराने जमाने से यूज हो रहा है, और कुछ न्यू मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन है ना, जैसे ड्रिप सिस्टम है, और सिस्टम जमा करो कितनी देर क्यों लगा लेंगे। चलो अब द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन क्या है? ठीक है, ट्रेडिशनल बुक में भी कुछ लिखे हैं, जैसे कहीं कहीं वेल्स है, कहीं कैनाल्स है, कहीं टैंक्स है, तो बुक कहीं लिख लो। वैसे वो मोट है, डेकली है, वो सब जो आपने 8th में पढ़ा था वो सब कुछ है, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड चेन पुली है ऑफ इरिगेशन, और कई बार हम इसको वेल से करते हैं। और वेल में भी क्या है, अगर मैं उसमें एक पाइप डाल दूं और उसमें उसके अंदर सबमर्सिबल डाल दूं तो वो ट्यूबवेल हो जाता है। पानी अपने आप ही निकलेगा, बस उसको कनेक्शन कर दो, निकालना भी नहीं पड़ेगा। वेल, ट्यूबवेल।
नहर कहीं देखी है आप लोगों ने? कैनाल सिस्टम, बिल्कुल हाँ। इस तरीके का सिस्टम होगा और पानी उसमें बहता रहेगा, पाइप से आता रहता ये रिवर से कनेक्टेड होगा और ये पानी से बहता रहेगा, तो कैनाल सिस्टम होगा। ठीक है, जमा करिए। एंड रिवर लिफ्ट सिस्टम भी होता है। तो क्या होता है, वाटर इज डायरेक्टली ड्रॉन फ्रॉम रिवर्स एंड इन एरिया, रिवर से पानी उठा लिया और फिर उसको उससे हमने इरिगेशन की, और टैंक से भी होता है, टैंक्स। सम मॉडर्न टेक्निक्स आर स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। देखो तुम लोगों के स्कूल में स्प्रिंकलर देखा होगा, पूरे ग्राउंड में वो ऐसे फुहारा फुहारा चालू वो चीज होता है, और ड्रिप का मतलब जड़ पे टप 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 पानी गिरेगा, सिर्फ रूट्स पे, वो बहुत उससे पानी की भी बचत हो जाती है। तो इट सेव्स लॉट ऑफ वाटर, सिर्फ रूट पर गिरेगा और किसी चीज को पानी नहीं चाहिए, पूरी जमीन नहीं भिगानी है, सिर्फ रूट के पास एक बूंद गिरता रहे, रूट हेल्दी रहे। अब देखिए नेक्स्ट इज क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न देखो, जमा करो। अब क्यों लिखो, जमा कर दिया, इतने सारे पेज दिख रहे हैं ना। आगे देखें, क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न कई तरीके की होती है। एक होती है, देयर आर डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, तीन अलग अलग चीजें पढ़ेंगे। सो मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, एंड क्रॉप रोटेशन। मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या चीज होती है? ठीक है, इसका मतलब है टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली। हम उसमें वीट ग्राम डाल दें, वीट मस्टर्ड, दिस रिड्यूसेस रिस्क एंड गिव इंश्योरेंस। ठीक है, दो या दो से अधिक फसलें आपने डाल दी तो क्या होगा, अब उसमें आप कई बार ये इनके यहाँ होता है जो रामदेव जी के यहाँ 5 तरीके के दाने एक साथ हरिद्वार में लाओगे तो वहां देखोगे पतंजलि में गेहूं डाल दिया, ज्वार डाल दिया, बाजरा एक साथ मिक्स कर दिया, सबको एक साथ कर दिया और फिर सबकी एक साथ वो क्या कर देते हैं बताइए, उसका आटा बना देंगे जो ग्रेन्स है और उसी को कहेंगे 5 ग्रेन मल्टीग्रेन। तो आप उनके वहां जाओगे तो आपको लगेगा अरे ये अलग अलग खेत हैं कैसे, वो सब मिक्स। तो इनके यहाँ मिक्स्ड क्रॉपिंग, कैसी क्रॉपिंग है? तो मिक्स क्रॉपिंग है। आप 2-3 तरीके की अलग अलग भी ऐसे फेंक दो बीच में मिक्स करके, जिसको जहां उगना हो उग जाएगा, तो उस चीज को क्या कहेंगे? मिक्स क्रॉपिंग। व्हेन टू, देखो व्हीट प्लस ग्राम एक साथ, व्हेन 2 और मोर क्रॉप्स, व्हेन 2 or more crops are grown in same piece of field, तो उसे क्या कहेंगे? It is called mixed cropping। लेकिन इसमें हमको उस जमीन में 2 चीजें डालनी है। देखो अगर हम चाहें तो उसमें गेहूं भी उगा लें और उसी में हम ग्राम भी उगा लें, तो दिस इज ग्राम एंड दिस इज व्हीट। उससे क्या होगा, मैंने पहले भी बताया कि व्हीट कार्बोहाइड्रेट लेता है और ग्राम क्या होता है? प्रोटीन। तो अगर ये जमीन से अलग अलग चीजें लेंगे तो इनमें आपस में कंपटीशन नहीं होगा। ग्राम ग्राम वाली चीज लेगा, प्रोटीन लेगा, सॉइल को भी कंफर्ट है, सब लोग एक ही चीज तो नहीं मांग रहे हैं। वो ग्राम को प्रोटीन दे देगा, इसको कार्बोहाइड्रेट। तो अलग अलग चीजें तो दोनों खूब अच्छे से उगेंगे। उसी में 2-4 सब्जी उगा दो तो वो कहेंगे अच्छा हमें आपको मिनरल चाहिए, लो मिनरल ले लो।
आपको प्रोटीन चाहिए लो प्रोटीन ले लो, आपको कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट। ऐसी चीज ये ना उगा देना कि व्हीट के साथ राइस, उनमें फिर कंपटीशन हो जाएगा तो जमीन दे नहीं पाएगी। समझ में आया? तो इसमें क्या लिखा है बुक में, व्हीट के साथ क्या उगाना है, ग्राम, या व्हीट के साथ और क्या उगा लो, बोलो। मस्टर्ड। व्हीट प्लस ग्राम, या व्हीट मस्टर्ड से क्या होगा आविश, बोलो। फैट्स होगा, तो एक को कार्बोहाइड्रेट देगा, एक को फैट दे देगा। इसमें एक को कार्बोहाइड्रेट दे रहा है, एक को प्रोटीन। हमने बताया ना वो तेल होता है, फैट भी तो एक तरीके का न्यूट्रिएंट है। तो ऐसी चीज उगानी है। इट रिड्यूसेस रिस्क। इसका फायदा क्या होगा, अगर एक फसल फेल होती है तो दूसरी फसल तुमको फायदा दे देगी। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए सबने अभी 70 रुपए किलो आलू हो जाए, लोग कहेंगे अरे आलू तो बहुत महंगा, चलो आलू उगाया जाए, पूरा भारत आलू उगा डालेगा, सिर्फ इसलिए कि 70 का हो गया। एक बार आलू की फसल अगर खराब हो गई तो पूरा भारत आलू उगाएगा, इतना आलू हो जाएगा कि सब ट्रकों में आलू ही आलू है, फिर कोई खरीदेगा नहीं अगले साल। लोग कहेंगे अरे देखो हमने इतना 8-8 रुपया लगाया पर केजी और 8 भी नहीं मिल रहा, 4 में बिक रहा, जितनी लागत है वो भी नहीं निकल पाई। तो लोग कहते हैं काटो वहाँ से, उखाड़ो जमीन से आलू, फिर उसके बाद ले जाओ ट्रक में, 4 रुपए मिले, वो वहीं पर उसकी ग्रीन मल्चिंग कर देते हैं गुस्से में। हमारा खेत तो मजबूत होगा, बात समझ में है कि नहीं? कौन इतना करे, और बाहर भी इतने दिन बैठे रहो तब जाके आलू, कोई खरीद ही नहीं रहा, फिर कहेंगे अब नहीं उगाना है आलू, सब बेकार हो गया, फिर अगले साल फिर महंगा, अब फिर नहीं, वही यही सालों से चल रहा है। जब उगाता है पूरा भारत का किसान तो महंगा हो जाता है, तो अगले साल सब उगाने लगते हैं, और फिर अगले साल फिर इतनी, जब चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं और मांग कम होती तो सड़ने लगती हैं। ये चीज़ें ऐसा तो नहीं कि बहुत रख लो, उसमें क्या होता है कि उसमें बर्ड्स निकल आती हैं आलू में, फिर वो फ्रेश नहीं रह जाता, मुलायम पड़ जाते हैं। तो हर साल यही हो रहा है। एक बार किसान सारा किसान उगाता है, उसको कौन रेगुलेट करे, कौन उनको बताए कि कितना उगाना है, ये चीज़ होती है। लेकिन फिर भी अगर तुमने 2 फसल उगाई तो व्हीट अगर सस्ता हो गया तो ग्राम तो तुमको पैसा दे देगा, एक चीज की तो कीमत नहीं गिरेगी ना, तो 2 चीज का पेयर होगा। सो इफ वन क्रॉप, और जो व्हीट के कीड़े तुमको मालूम है रस्ट ऑफ व्हीट फंगी लगता है, तो है ना, सिट्रस के अंदर नींबू में लगता है, और व्हीट में क्या लगता है, रस्ट ऑफ व्हीट। तो रस्ट ऑफ व्हीट वो इसमें नहीं लगेगा। अगर व्हीट तुमने लगाई तो वो ग्राम में नहीं जाएगा, तो एक फसल तुम्हारी बची रहेगी, पूरी फसल कीड़ों से भी नहीं खराब होगी। तो इस तरीके से इट विल नॉट स्पॉइल, आपको कुछ ना कुछ पैसा मिल जाएगा। देयर इज लेस चांसेस ऑफ फेल्योर ऑफ क्रॉप। इफ प्राइस ऑफ वन क्रॉप गोज डाउन then other will give you some monetary benefit। तो दूसरे से तुमको bucks of coins मिल जाएंगे, सही मिल जाएंगे कि नहीं, ये चीजें। तो क्या लिख सकते हैं, जैसा बुक में लिखा वही लिख लो। So if one in this, if one crop fails, other will give। वो क्या करेगी, मनी, तो आपका कॉस्ट ऑफ फार्मिंग निकल आएगा। क्रॉपिंग में कुछ लोग और चालाक हैं, वो इसको पैटर्न में उगाते हैं। इफ मिक्स्ड क्रॉपिंग इज डन इन डेफिनिट पैटर्न देन इट इज नोन एज इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग। इसी 2 चीज को तुम पैटर्न में उगाओ तो उसे इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। मान लीजिए ऐसा किया जाए, इफ इंटरक्रॉपिंग देखिए, इफ मिक्स्ड क्रॉपिंग इज डन इन ए डेफिनिट पैटर्न तो उसे क्या कहेंगे, रामदेव जी जैसे नहीं करोगे मिक्स करके फेंक दिया, पैटर्न। इट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। कहने का मतलब है कई रो बना लो और इस रो में मिर्ची चिली और फिर दूसरे में कैबेज, चिली तो कैबेज
फिर चिली, फिर कैबेज, ऐसे करो। तो इससे क्या फायदा होगा? तुमने यहाँ तो चिली उगा दी और यहाँ पर कैबेज, तो जो चिली के कीड़े हैं वो आगे बढ़ेंगे चिली खाने के लिए, इसको खाने के बाद, लेकिन वो अगली चिली तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, उनको बीच में कौन रोक लेगा? कैबेज। तो इस तरीके से तुम्हारी एक रोई खराब होगी कीड़ों की वजह से। समझ में आया? सो आप ऐसा भी कर सकते हो, चिली चिली कैबेज, चिली चिली कैबेज, या चिली कैबेज चिली कैबेज, या चिली कैबेज कैबेज, अपने मन से, जैसे 1 2 2 या 1 2 1 2 या 1 1 1 1, तुम्हारी अपनी मर्जी जैसे लगाओ। तुमको ज्यादा चिली उगानी है तो 2 चिली की रो और 1 कैबेज की रो, ऐसा करके क्या किया जा सकता है? हम ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट का इसमें प्रॉपर मैनेजमेंट होगा, सॉइल को जिसे जो देना होगा वही देगा, तो ये फायदेमंद रहता है। अब देखिए कि आप लोग श्यामलाल कुशवाहा जी का खेत देखिए, इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग इसमें इन्होंने ऐसा किया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंटरक्रॉपिंग खेती के बारे में, विशेषकर सब्जियों के लिए। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलों को उगाया जाता है। यह पद्धति न केवल भूमि का अधिकतम उपयोग करती है, तो आप ये देख रहे हैं कि इंटरक्रॉपिंग का यहाँ दिखाया गया, तो एक साथ 2 फसलें उगा दी गई हैं, ठीक है? एक साथ 3 फसलें 7 एकड़ में, ये देख सकते हैं यहाँ पे बीच में सहजन है, उसके साइड में जो है अदरक है, और सहजन के पास में यहाँ पे कस्टर्ड एप्पल है जिसको सीताफल बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग की गई है बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरे साथ। नमस्कार दोस्तों, वो मैं किसानों को बताना, अगर आप पपीते की खेती कर रहे हैं और लाइन आपकी 10 फुट पे है जो हम रिकमेंड करते हैं, तो आपके पास 10 फुट जगह है, आप उसमें इंटरक्रॉप कर सकते हो। लेकिन अलग अलग पपीते के जो साइज होते हैं, यानी उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी हाइट के हिसाब से आपको तो फसल। ये तुमने देख लिया कि किस तरीके से इंटरक्रॉपिंग की जाती है। ओके, इंटरक्रॉपिंग ये भी देखो खीला पपीता क्या उनका तो आपको क्लियर है कि जैसे करने के साथ, इसके साथ केले के साथ करने होती है कि जैसे ही केला को पूरे तरह से स्वयं से बाहर लेके पपीता जब कट कर दिया जाएगा पूरे आपको अच्छे तरीके से पता करें। तो खीला पपीता क्या उनका तो आपको क्लियर है कि जैसे आप, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग 2-3 तरीके की सर इजिप्ट में भी होती है। इंटरक्रॉपिंग इंडिया में भी खूब होती है। तो इंटरक्रॉपिंग सक्सेसफुल है, इसके कई फायदे हैं। दैट इज व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग, दैट देयर आर, जैसे इन्होंने कहा इंटरक्रॉपिंग कैसे करना है, अलग अलग चीज करना। ए फ्यू रो ऑफ वन क्रॉप अल्टरनेट विद फ्यू रो ऑफ सेकंड क्रॉप इन दिस, इसमें क्या होगा? फ्यू रो, फ्यू का मतलब 1-2 रो भी हो सकती है। रो ऑफ, बोलिए। ये आप लोग अगर इंटरक्रॉपिंग करेंगे, हाँ, तो उसमें मतलब किसी एक क्रॉप के जो भी मतलब बैक्टीरिया या वो दूसरे में नहीं जाएंगे। एक फसल को एक ही कीड़ा खाता है, वो कीड़ा दूसरी फसल को नहीं खा सकता। सबके कीड़ों के अलग अलग नाम हैं। जैसे नींबू को सिट्रस कैंकर है, मोजाइक वायरस, येलो मोजाइक वायरस भिंडी को खाता है, रस्ट ऑफ ईट किसको खाएगा? दैट इज रस्ट ऑफ ईट गेहूं को खाता है, लीफ माइनर कैबेज को खाता है, सबके अलग अलग है। तो अब यहाँ पर देखिए, विद अल्टरनेट रोज, रो ऑफ वन क्रॉप विद अल्टरनेट रो ऑफ अदर क्रॉप इज सोन। इसके फायदे पूछे जाते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या है या मेरिट्स? देयर इज नो कंपटीशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, बिटवीन 2 क्रॉप्स, उनमें कोई कंपटीशन नहीं, प्रतिस्पर्धा। सो देयर इज नो कंपटीशन। लेकिन फिर ऐसे ही उगाना जिनको अलग अलग चीजें चाहिए, ऑफ न्यूट्रिशन बिटवीन क्रॉप। और दूसरी चीज क्या होती है? ऐसा भी कर सकते हो, एक इतनी छोटी एक बड़ी, तो बड़े वाले को अलग अलग लेवल पर होगी तो सबको अपना धूप मिलता रहेगा, सब एक ही लेवल पे नहीं रहेंगे। द पैथोजेंस, या ये भी कह सकते हो कि द इंसेक्ट ऑफ वन क्रॉप डज नॉट अफेक्ट द अदर रो।
It is only confined to single row. Even it does not reach to the same kind of crop which is alternate after the other crop. अगर तुम्हारी मिर्च के जो कीड़े वो अगली मिर्च तक नहीं पहुंच पाएंगे, बीच में उन्हें गोभी मिल जाएगी, वो लौट आएंगे। सही है? So that is क्या कहेंगे? That की इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ भी होंगे, insects of one crop will not reach to other row of same crop. उसी क्रॉप का जो दूसरा रो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे. So there is less chances of failure. कोई failure का चांस नहीं होगा. और इसके अलावा in market we will get the benefit. If one crop fails, then other crop will. वो तो है ही, मिक्स क्रॉपिंग के सारे बेनिफिट इसमें हैं. तो तीसरी चीज क्या है कि if one crop fails, then we can get या make money from other crop. अच्छा, कुछ लोग मिक्स क्रॉपिंग तो करते हैं लेकिन वो इंटर क्रॉपिंग न करके क्रॉप रोटेशन के मेथड से करते हैं. ये इसी के दो मेथड हैं. आप ऐसा समझ लीजिए ए बी सी ना लिखें, मिक्स क्रॉपिंग के बाद इसे ए लिख लें और इसे बी लिख लें, ऐसा कर लें. इसी के दो मेथड हैं. तो अब हम देखेंगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है. समटाइम्स तुम्हारे में देखो इंटरक्रॉपिंग का बनाया गया है. एक गोभी है, बीच में अंगूर उगा दिया. क्या हुआ है नाउ? सर आपने बताया कि मतलब जब एक क्रॉप हम लोग उगाते हैं तो उसमें जो सारे न्यूट्रिएंट जो उसे चाहिए वो मिल जाते हैं. उसके बाद जो अगला क्रॉप उगाते हैं उसमें जो सॉइल के बाकी बचे न्यूट्रिएंट्स वो उसमें ले ये सही है. अब ये देखो नाउ बी पार्ट क्या है मिक्स क्रॉपिंग का? देखिए लवन का बी पार्ट क्रॉप रोटेशन. Different crops are grown in one kind of field. बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट क्रॉप्स है. वो एक तरीके से खेत को 3 हिस्से में बांट लेते हैं, ऐसा. ये देखो, और फिर इसके बाद ऐसे बांट लिया. अब यहाँ पर उन लोगों ने 3 हिस्से में यहाँ कहा कि यहाँ व्हीट उगाएंगे. व्हीट को क्या चाहिए? कार्बोहाइड्रेट. फिर एक जगह ग्राम उगा दी. ग्राम को क्या चाहिए? प्रोटीन. और इसमें उगा दी मूंगफली, तो क्या होगा? पीनट को क्या चाहिए? फैट. फिर इसको उन्होंने क्या किया? घड़ी की तरह घुमा दिया. जब ये उगाई, फिर नेक्स्ट क्रॉप, अगली फसल, यानी 4 मंथ या 5 मंथ्स बाद. तो 5 मंथ्स का मतलब है नेक्स्ट क्रॉप. नेक्स्ट क्रॉप में क्या करेंगे? खेत यही है. तो वो कहते हैं कि देखो सॉइल ने व्हीट को सारा कार्बोहाइड्रेट दे दिया, अब इतनी जमीन पे कार्बोहाइड्रेट नहीं बचा है. अब हम यहाँ उगाएंगे व्हीट. व्हीट यहाँ उगा लेंगे और ग्राम को कहेंगे तुम भी शिफ्ट हो, तुम चलो पीनट की जगह चलो, क्योंकि वहां से तो सिर्फ फैट ही गया है. और पीनट से क्या कहेंगे? घड़ी घुमा दी. पीनट से कहेंगे पीनट तुम व्हीट की जगह चले जाओ, और फिर घड़ी घुमा देंगे. तो साल के ये 3 फसलें उगाएंगे. पीनट से चलो अब तुम यहाँ आओ, क्योंकि यहाँ से प्रोटीन भी जा चुका है, कार्बोहाइड्रेट भी जा चुका है, फैट तो नहीं गया पिछले 6 महीने से 8 महीने से. चलो पीनट तुम यहाँ का फैट का मामला उठाओ. तो पीनट व्हीट से कहेंगे यहाँ पहुँचो, यहाँ से अभी तक कार्बोहाइड्रेट नहीं गया. इस चीज को कहेंगे क्रॉप रोटेशन. और इस ग्राम से कहेंगे यहाँ पहुँच जाओ, देखो 2 फसलों में पिछली बार से यहाँ प्रोटीन लिया नहीं गया, इस जमीन ने रिप्लेनिश कर लिया होगा. तो ग्राम का मतलब चना. तो नेक्स्ट क्रॉप में ये हो जाएगा. सर इससे ये सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी बूस्ट होगी. सॉइल की न्यूट्रिएंट बूस्ट हो जाएगी. सॉइल गेट्स ए चांस टू रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स. उसको 9 महीने का आराम मिल जाएगा, खूब वो इधर उधर से न्यूट्रिएंट्स ले लेगी. तो इसमें फायदा है. पहली बात, यहाँ के कीड़े जो पीनट के कीड़े हैं वो 9 महीने में मर जाएंगे, उनको कुछ मिलेगा ही नहीं खाने पीने को. और फिर वहाँ पे तुमने ये कर दिया
समझे? तो इससे क्या हो जाता है कि वी काउंटर दैट इज ये जो प्लांट डिसीज, लेस चांसेस ऑफ प्लांट डिसीज, इसमें तुम दूसरी चीज उगा रहे हो, तो एक कीड़े तो दूसरे को खाते नहीं है। और क्या होगा, इन दोनों के भी मैं फायदे हैं, और तीसरा फायदा और भी है कि सॉइल में भी रिप्लेनिशमेंट होता है। देखिए, इफ डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन, क्रॉप्स जो बुक में लिखा हुआ लिखा रहे हैं, आर ग्रोन in single piece of land in pre-plant manner, single piece of land in, ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ऐसे समझ, वही चीज अगले पहुंच जा रही है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, क्रॉप रोटेशन। इन सिंगल पीस ऑफ लैंड इन प्री प्लांट सक्सेशन, सक्सेसर है, पीछे वाला आगे आ जाए, प्री प्लांट सक्सेशन। तो ये फिर यहां इसे सक्सेशन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। इसके मेरिट्स क्या हैं, soil get chance to replenish its nutrients, जैसा कि दिव्यांशु ने बताया, वो रिचार्ज हो जाए its nutrients, less chance of plant disease, if one crop fails, other crops can make over loss। मेक ओवर भी लिख सकते हो या कंपेंसेट, जो भी सरल लगता हो, लॉस, ये सारे इसके फायदे हैं। ठीक है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब हम लोग इसके थर्ड स्टेप पर आ गए हैं। हमने देख लिया क्रॉप वैरायटी, और दूसरा क्या देख लिया, क्रॉप प्रोडक्शन देख लिया। अब क्रॉप प्रोटेक्शन, सब तुमने उगा लिया, हार्वेस्टिंग कर ली, हार्वेस्टिंग के बाद उसे रखोगे तो कीड़े लगेंगे, वहाँ भी कीड़े हैं, कीड़े तो पीछा नहीं छोड़ेंगे, घुन लग जाते हैं रखे रखे कुछ ना करो, तो हम कैसे प्रोटेक्शन करें, इतना हमने मेहनत किया। तो सी पार्ट साची क्या है बताओ, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। नाउ so field crops are infested by large number of weeds, insects. If weeds and pests are not controlled, they will damage the crop. एक होता है crop का protection in field, and also crop is to be protected in godown or storage. दो जगह करना है। So crop is to be protected आदेश in field. In field के लिए तुमको जरूरी नहीं है कि तुमको वहाँ पर ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी हो, 300-300 रुपए के तो सेब बेचने, तुमको अपना फ़ायदा देखना है, दुनिया को नुकसान हो जाए वो इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर इन फील्ड करनी है तो तुमको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, हर्बिसाइड का मतलब वीडीसाइड, ज़मीन के जो अननेसेसरी के हैं, और पेस्ट हैं, छोटे छोटे कीड़े आ जाएंगे वो दिखते हैं, और इंसेक्ट है, ठीक है कि नहीं, इंसेक्ट भी बहुत फाइन होते हैं, पेस्ट ज़रा बड़े बड़े होते हैं, तो चूहे हुए को भी कभी कभी पेस्ट कहते हैं। सो क्रॉप प्रोटेक्शन का मतलब है क्रॉप इज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉथ। मॉथ का मतलब समझते हो, या मकड़ी का भी समझते हो, माइट्स, माइट्स, वाइट माइट्स भी होती हैं कई बार, किसी के यहाँ गुड़हल का पेड़ होगा तो देखा होगा, माइट्स, और इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया, और बहुत तो वायरस भी होते हैं भी, इन सब से बचाना होता है इन फील्ड। इसके लिए क्या क्या यूज किया जाएगा, सो ऑल्सो
जो वीड होते हैं, वीड में कौन सी चीजें होती हैं? गाजर ग्रास, गोखरू, जो तुमको सड़क के किनारे उगी मिलती है, वो सब फसलों में भी उग जाती हैं, बड़ी तेजी से फैलती हैं ये सब चीजें फसलों में, उसको उखाड़ना पड़ता है। उसके लिए तुम लोगों ने ऐसे कई देखे, खुरपी हो ये सब देखे हैं कि नहीं? यस सर, हो जैसे वो सब हो गया। सो ऑल्सो वी क्या करते हैं? compete फॉर न्यूट्रिएंट्स। तो इनके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहली बात हर्बिसाइड। जब मैं हर्बिसाइड कह रहा हूं, यही वीडीसाइड है। हर्बिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड, और पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड आर यूज्ड। इन फील्ड में तो ये यूज कर लेंगे, लेकिन वीड्स आर अनवांटेड प्लांट। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें ज़ैंथियम कहा गया है, पार्थीनियम, इनके नाम दिए गए हैं, और साइपरिनस, दैट इज मोथा, रोटंडस, तो ये 3 नाम है। तो पहले आप लिखे ज़ैंथियम किसको कहेंगे? गाजर ग्रास को इन्होंने कहा है, गोखरू को कहा है ज़ैंथियम, और गाजर ग्रास को पार्थीनियम। ये इनके साइंटिफिक नेम। तो इंडियन नेम तो ये होगा, लेकिन इनके, और मोथा भी एक होता है। तो अब देखिए, गोखरू, गोखरू इनका निक नेम है। निक नेम का मतलब कॉमन नेम, और इनका साइंटिफिक नेम क्या है? ज़ैंथियम। और गाजर ग्रास का क्या है? पार्थीनियम। और रोडेंटस किसका है? मोथा का, दैट इज साइपरिनस रोडेंटस। इतना ही याद रखो बस, ज्यादा जरूरत नहीं है, यही तो पूछे जाना है, ठीक है। कहने का मतलब है हमें अगर 3 चीज याद रखना है, हर्बिसाइड या वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड यूज करना है। अब तुम अगर स्टोरेज करोगे तो सिलोज में करोगे, बड़े बड़े ग्रेनरीज होते हैं। सो ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन, ग्रेन्स आर फर्स्ट ड्राइड, पूरी तरीके से भी नहीं सुखाना है, फॉर 3 to 4 days। इसको 3 to 4 days सुखाना है। इट इज प्रॉपरली क्लीन्ड, साफ भी करना है, एंड देन स्टोर्ड। कहां पर स्टोर्ड होगा? इन सिलोज, बड़े बड़े होते हैं, उसमें तुम 1 ट्रक माल रखोगे तो तुमसे वो 300 रुपये महीना लेगा। 1 ट्रक प्याज रख दो, और उस समय 10 रुपए की है, और देखोगे जब सीजन चला गया 70 रुपए किलो प्याज हो गई। उससे सरकार से बोलो ये मेरी टिकट है, लाओ मेरा प्याज, और बाहर ले जाकर 70 बेचो, उसी टाइम के बाजार में बेचो तुम। वो शीतलक होते हैं, वो रेफ्रिजरेटर होते हैं, वहाँ अपना सामान रख दो बहुत सस्ते दाम पे। सरकार अगर तुम वहाँ अपना रख दोगे तो तुम माला माल हो जाओगे। यानी खेती एक ऐसी चीज़ है कि 3 महीने बाद तुम्हारा पैसा 3 गुना हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे पास खेत बड़ा होना चाहिए, 1 एकड़ का नहीं होना चाहिए। 5 एकड़ का अगर तुम्हारे पास खेत है तो ज़िंदगी में करने की कुछ जरूरत नहीं, बस जितना लगाओगे 4 महीने बाद 3 गुना पाओगे। बोलो बैंक देता है क्या तुमको 4 महीने बाद 3 गुना? खेती दे दे। छोटा खेत नहीं होना चाहिए। छोटा खेत होगा तो तुम सिर्फ उससे खा पी सकोगे, और बड़ा खेत है तो सबसे ज़्यादा फायदे की चीज़ किसमें आजकल? खेती, जमीन से सबसे ज़्यादा। इट इज़ मोस्ट बेनिफिशियल। तो इट इज स्टोर्ड इन सिलोज या ग्रेनरीज में रखा जाएगा। और आजकल तो लोग क्या कर रहे हैं, ये पॉली हाउस नर्सरी खोल कर बैठे हैं। थोड़ी थोड़ी भी जगह ना, उसमें 12 महीने अपने हिसाब से टेम्परेचर और मॉइस्चर कंट्रोल करके सब कुछ उगा लेते हैं, क्योंकि उसमें धूप का भी इफेक्ट नहीं, एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है, मॉडरेट। तो ये जो जगह जगह आप देखोगे राजस्थान में पॉली हाउस है, वहाँ सब उग रहा है। पाली में ये है जोधपुर के बगल, वहाँ खूब पॉली हाउस है। ट्रेन से जाओ तो पता चलता है, देखो कितना जमाना बदल गया है।
तो इट इज रूम के अंदर हाँ? क्रॉप होगा। रूम में तो यही जोधपुर में, यहाँ केसर उगाई जा रही है, वहाँ सब ये AC चला के और वो 8,000 रुपए किलो केसर बिकते। इतना पैसा वो जब उसने शुरू किया तो 8 लाख से शुरू किया था और 18 करोड़ रुपए का मालिक हो गया था। यूट्यूब में देखो, सीधा बताता है, कहता खेती से बड़ी कोई चीज। अब देखो दैट इज, अब इसको हमने साफ कर लिया, फिर हम क्या करेंगे बताइए। नाउ कई बार हम ऐसा करेंगे, नाउ इन स्टोरेज फ्यूमिगेशन इज डन, उस पर धुआं दिया जाएगा। किसका धुआं दिया जाएगा बोलो श्रेया, जमाई लेने के बाद बोल देना किसका धुआं दिया जाएगा। करेक्ट, जैसा कि श्रेया ने बताया कि जब नीम की पत्तियां सूख जाएं उसको जला लो, उसका धुआं दे दो। आप समझ गए ना, ये चीज बहुत काम की बताई है। तो इसको क्या कहते हैं, नीम का धुआं। सूखी पत्तियों का ना होता, घर में हम लोग ऐसे मच्छर भगाने के लिए तो देते हैं। तो दैट इट इज नाउ ग्रेन इज केप्ट along with dried neem leaves, ठीक है, इट इज प्रिजर्व्ड विद ड्राई नीम लीव्स और टर्मरिक की गांठ देखी है। सो बोलो, और नीम जलाएंगे तो उसका जो भी मतलब कार्बन निकलेगा उसको- कार्बन निकलेगा तो जिसको खांसी जुकाम अस्थमा आए, हमारी तो फसल बचेगी। नहीं, फसल को उससे- फसल को फ्यूमिगेशन दिया था, अभी फ्यूमिगेशन दिखाएंगे। धुआं, बड़े बड़े सिलोज हैं और वहां पर तसले में रखकर धुआं ही धुआं कर दिया, सब भग जाते हैं। बहुत एक्सटेंसिव लेवल पर होता है, थोड़ा धुआं नहीं होता। कुछ कुछ तो धुएं के वो होते हैं पाइप, ऐसे नहीं होता सड़कों पे जो निकलते हैं धुआं देने वाला, वैसा भी आजकल आ गया। कुछ जलाना लाना नहीं है, उसमें प्रेशर के साथ धुआं निकलता है। हाँ, धुआं तुमने नहीं देखा, धुएं वाली गाड़ी मच्छर मारने वाली, वैसी भी होती देखी तो होगी। Now, grains are protected by using dry neem leaves और किससे बताइए, और टर्मरिक, या फिर जैसा ये बता रही है श्रेया, और इट कैन बी प्रोटेक्टेड विथ फ्यूमिगेशन, धूम्र विधि से, और इट इज प्रोटेक्टेड विथ फ्यूमिगेशन। सिलोस 4 मंजिल ऊंचे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। अगर उसमें सावधानी से काम न किया जाए, उसमें लोग नीचे भी रहते हैं, सामान रखते हैं, तो अनाज के गिरने से दब के मर जाए, बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। आल्सो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रेफ्रिजरेटेड, उनको शीतलक में रखा जाए, उनको ऐसे नहीं रखा जा सकता, सड़ जाएंगे। प्याज है कुछ भी, उनको भी किया जा सकता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हो। बहुत ज़्यादा दिन तक तो प्याज और आलू ही रख सकते हो। 15 दिन तक तुम अपनी सब्जी और प्रिजर्व कर सकते हो, उसके बाद तो वो डिग्रेड हो जाएगी ना। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो प्रिजर्व। सर साइंटिफिक नेम याद करना जरूरी है। क्या चीज? वो जो साइंटिफिक नेम है वो याद करना जरूरी है। नहीं जरूर, वो पूछा ही नहीं गया, कहीं ना कभी आता है। अब देखो दैट इज, अब हम लोग देखेंगे फ्यूमिगेशन क्या होता है। खीरा पपीता क्या मिलता तो आपको लिए गए। फ्यूमिगेशन इन ग्रेनरीज, Fumigation in granaries. तो ऐसा कष्ट, ये देखो ऐसे ही क्या मिला रहा है, ये तो कुछ डाल रहा है उसमें, कैसे करेगा? ना ये देखो, In which country was the Google invented? Certainly wasn't me at best. ये कर रहा है फ्यूमिगेशन। ये भी जहरीला चीज होता है, ये कुछ ऐसे ही डाल दिया, अपने आप फ्यूम्स निकलेंगे उसके। टिकिया डाल दी, फिर उसकी गैस जो निकलेगी वही फ्यूमिगेशन है। लेकिन
कई बार स्मोक भी डाला जाता है। ये देखो इस तरीके का फ्यूज है। इतना ही रखो। कॉफी दो उसकी। पेन भी दो उसका। मत मारो। ये ताकत सीमा पे जाके दिखाओ। बॉर्डर पे तुम्हारी बहुत जरूरत है। किसकी कॉपी है दे दो। कभी कभी कॉपी है,